And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Governmental Guru. Today, I will discuss RTI Act 2005. It is updated version 2026. It is part 2. In this part, I will discuss Rule 527 or same thing, Section 527. In this part, I will discuss 10 MCQs and also explain each and every rule or section. And it is useful for different exams. Now tier 2 principal exam in NVS, KVS, EMRS, it is there, and also it is useful for section officer, assistant register exam in NIT. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My 2 Telegram channel are there. One is t.me/BAPI2034. You join the link and you can get update notification. And similarly, second Telegram channel link t.me/ASIT2034. So either any of the channel you join and you can get videos. So now I am going to start Right to Information Act 2005. It is updated version part 2. In this part I will discuss rule or section 5 to 7. First one, you see, it is clearly given rule 5 designation of public information officer. रूल पोजीशन को आपको याद रखना है, ठीक है. उसका सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, राइट. ड्यूटी ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीपीआईओ और एसपीआईओ का क्या ड्यूटी है. फर्स्ट वन, एवरी आरटीआई एप्लीकेशन इज हैंडल्ड बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल लेवल में और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट लेवल में. देयर जॉब इज नॉट जस्ट टू रिसीव द एप्लीकेशन बट टू प्रॉपरली डील विथ इट. एप्लीकेशन को रिसीव करना है और ऑथेंटिक रिकॉर्ड को सर्च करके फेयर इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट को देना है. ऑल्सो दे मस्ट हेल्प द एप्लीकेंट रीजनेबली, स्पेशली ये सीपीआईओ और एसपीआईओ का ये रोल नहीं है कि ओनली इंफॉर्मेशन देना. इन सम केसेस एक्चुअली some applicants actually they do not know how to submit the application, how to write the application, कि what is the procedure to submit the application. So वो भी हेल्प ले सकते हैं सीपीआईओ और एसपीआईओ, और विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन एक्सटेंड हेल्प टू द आरटीआई एप्लीकेंट्स. अच्छा, कैसे कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में थोड़ा देखेंगे. द एप्लीकेंट इज अनएजुकेटेड. सपोज एप्लीकेंट अनएजुकेटेड है, the application is not properly worded, the applicant needs guidance on how to get information. So ये 3 areas दे दिया है. The applicant is uneducated. यदि applicant uneducated है, वो नहीं जानता है कि कैसे RTI application submit होगा, how to submit the RTI application, how to write it, or how to submit to CPIO or SPIO for any information. So in this case actually जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और स्टेट लेवल में जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनका ड्यूटी है वो हेल्प एक्सटेंड करेंगे. दे मस्ट एक्सटेंड हेल्प, ठीक है. और द एप्लीकेशन इज नॉट प्रॉपरली वर्डेड. सपोज एप्लीकेशन सबमिट किया गया है मगर प्रॉपर वर्ड में नहीं है, जैसे प्रॉपर वर्डिंग होना चाहिए वो प्रॉपर वर्डिंग में नहीं है. सो इन दैट केस ऑल्सो सीपीआईओ और एसपीआईओ दे कम फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड द हेल्प टू द आरटीआई एप्लीकेंट कि ये जो वर्डिंग है ये इस तरीके से ये वर्डिंग नहीं होता है. तो एक्चुअली दे कैन गाइड, ओके, दे गिव सजेशन कि in what way actually it means the application must be worded or application must be written, okay, so that smoothly the RTI applicant can get information. Next one, the applicant needs guidance on how to get information. applicant guidance ले सकता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से चाहिए तो वो सीपीआईओ और एसपीआईओ का गाइडेंस ले सकता है कि मुझे इस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं सपोज आई नीड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सो हाउ कैन आई कलेक्ट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दे नीड गाइडेंस फ्रॉम द सीपीआईओ सेंट्रल लेवल में और एसपीआईओ स्टेट लेवल में. रीजनेबल असिस्टेंस क्या है, जो सीपीआईओ और एसपीआईओ क्या क्या किस तरीके से वो असिस्टेंस दे सकते हैं. फर्स्ट वन, गाइडिंग हाउ टू फाइल आरटीआई. फर्स्ट है
वो गाइड करेंगे कि आरटीआई एप्लीकेंट को कि आप कैसे आरटीआई फाइल सबमिट करेंगे, कि उसका क्या वर्ड होगा, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, हेल्पिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, हेल्पिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रिकॉर्ड्स, ट्रांसफरिंग आरटीआई टू द करेक्ट डिपार्टमेंट इफ नीडेड। तो 3 रीजंस है। एक है वो गाइड करेंगे, सपोज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल लेवल में, और एसपीआईओ स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट लेवल में, वो गाइड करेंगे हाउ टू फाइल आरटीआई, और ये हेल्प करेंगे करेक्ट रिकॉर्ड्स, हेल्पिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रिकॉर्ड्स। और यदि जो आरटीआई एप्लीकेंट तो आरटीआई एप्लीकेशन डाल दिया मगर करेक्ट डिपार्टमेंट में नहीं डाला, तो इस केस में जिस डिपार्टमेंट में सबमिट किया गया वो डिपार्टमेंट करेक्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा वो एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 4, सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर ऑफिसर्स। ए सीपीआई और एसपीआईओ कैन नॉट नो एवरीथिंग इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता नहीं है डिपार्टमेंट में। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एक्चुअली इट इज नॉट अवेलेबल विथ सीपीआई और एसपीआईओ। सो इफ इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय अनदर ऑफिसर और सेक्शन, द यदि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो अनदर ऑफिसर के पास है कि अदर सेक्शन में है, तो वो कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैट ऑफिसर। जिस ऑफिसर के पास एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन है, तो वो ऑफिसर से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज सेंट्रल लेवल में जैसे सीपीआईओ है, उसको तो सब कुछ पता नहीं है, मगर जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसके पास नहीं है, और कोई ऑफिसर के पास है कि वो जो सेक्शन में काम कर रहा है और एक सेक्शन में वो इंफॉर्मेशन है, तो कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैट ऑफिसर, कैन कॉल फाइल्स रिकॉर्ड्स और एक्सप्लेनेशंस। ओके, वो फाइल्स कॉल कर सकता है, जो रिकॉर्ड्स चाहिए कि जो एक्सप्लेनेशंस चाहिए ये सब कलेक्ट कर सकता है। तो दिस पावर इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सीपीआई और एसपीआई, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, और इंफॉर्मेशन अदर सेक्शन में है कि अदर सेक्शन इंफॉर्मेशन अदर ऑफिसर के पास है, तो वो कलेक्ट करने का एक उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टिंग ऑफिसर। जो असिस्टिंग ऑफिसर है, जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो असिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे असिस्टिंग ऑफिसर जैसे सेक्शन ऑफिसर है, क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, they are the assisting officer. They can provide data, they can provide record, they can provide file, they can provide application to the CPIO और SPIO. ठीक है, क्या क्या देंगे, फाइल्स, रिकॉर्ड्स, डाटा, क्लैरिफिकेशन। तो ये सब जो असिस्टिंग ऑफिसर है, चाहे सेक्शन ऑफिसर है कि जैसे आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, वो ही असिस्टिंग ऑफिसर है, वो ये जो इंफॉर्मेशन सीपीआई को और एसपीआई को देंगे। ठीक है, तो दैट ऑफिसर इज कॉल्ड द असिस्टिंग ऑफिसर। जो ऑफिसर एक्चुअली रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, उसी को ही हम असिस्टिंग ऑफिसर बोलेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 इसको डिफाइन किया है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन का बात आ जाता है। कॉन्ट्रावेंशन क्या है, वायोलेशन। वायोलेशन क्या है, सपोज आप इंफॉर्मेशन देने के लिए, देखिए यहां पर कॉन्ट्रावेंशन को मैं इन्फॉर्म कर दिया, यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या वायोलेशन है। सपोज जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए डिले कर दिया, एक टाइम है, जैसे एप्लीकेशन रिसीव किया, आरटीआई एप्लीकेंट का एप्लीकेशन रिसीव किया, उसका 30 डेज के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डाटा देना है आरटीआई एप्लीकेंट को। सपोज वो डिले कर दिया कि कुछ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दिया, हाइडिंग और डिस्ट्रॉइंग रिकॉर्ड्स, कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया और कुछ रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कि नॉट कोऑपरेटिंग, जानबूझकर वो कोऑपरेट नहीं किया, तो ये सब कॉन्ट्रावेंशन है। यदि इस तरीके का कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो और कोई ऑफिसर को वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का चार्ज दे दिया जाता है। वो एक्चुअली वो रियल नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो उसका जो वर्क था उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन आ गया। जैसे मैं कुछ इन्फॉर्म किया, जैसे वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दिया, इंटेंशनली वो कोऑपरेट नहीं किया आरटीआई एप्लीकेंट को,
कि कुछ रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया और जानबूझकर इंफॉर्मेशन डिले कर दिया, तो इस केस में यहां पर दे दिया, देखिए इवन द ऑफिसर इज नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड आज, ऑफिशियली अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, बट स्टिल देन उसको आरटीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको सीपीआईओ और एसपीआईओ का पावर दे दिया जाएगा। सेंट्रल लेवल में सीपीआईओ पावर दे दिया जाएगा और स्टेट लेवल में एसपीआईओ का पावर दे दिया जाएगा, मगर एक्चुअली ऑफिशियली वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, मगर एक्चुअली जो रियल था वो कंट्रावेन किया, जो आरटीआई का गाइडलाइन को कंट्रावेन किया, आरटीआई का गाइडलाइन को वायोलेट किया, तो इसके इस टाइम में और कोई ऑफिसर को जो ऑफिशियली एक्चुअली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पावर नहीं है, मगर आरटीआई रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये रूल 5 था। रूल 6 में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रूल 6, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन और हाउ टू अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेशन। मैंने रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, रूल पोजीशन को याद रखिए, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, और उसको स्लैश देकर मैं बोल दिया, इसी में हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अंडर सेक्शन पूरा डिफरेंट सबसेक्शन को देकर मैं डिफाइन करूंगा। अंडर सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 1, हु कैन अप्लाई आरटीआई, जो एप्लीकेशन कौन अप्लाई करेगा? एनी पर्सन और सिटीजन कैन अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी सिटीजन वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, हाउ कैन द रिक्वेस्ट बी मेड, कैसे वो रिक्वेस्ट करेगा? कुछ इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा? तो द रिक्वेस्ट कैन बी मेड राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में, ऑनलाइन आरटीआई। तो दो चीज है, अभी वो राइटिंग में दे सकता है, ओके, और ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है। तो ये दो चीज है, आइदर और, आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑन ऑनलाइन आरटीआई। ठीक है, नेक्स्ट वन, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए आपका एप्लीकेशन? द एप्लीकेशन कैन बी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी और कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, आपका जो एरिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें हो सकता है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया, लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, फी रिक्वायरमेंट, फी भी है, मिनिमम फी है कि द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब्ड फी आज फिक्स्ड बाय द रूल्स। रूल के हिसाब से जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो एप्लीकेशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा और हिडन फी नहीं होता है, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया, नो एक्स्ट्रा और हिडन फी कैन बी डिमांडेड। ठीक है, जो प्रेस्क्राइब्ड फी है उसी को एप्लीकेशन के साथ देना है। ठीक है, आप ऑनलाइन में डाल रहे हो तो मिनिमम फी आपको पे करना है, ऑनलाइन आरटीआई डाल रहे हो कि आप रिटन आरटीआई एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको जो मिनिमम फी है, जैसे चाहे डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, कि बैंक ड्राफ्ट है, उसमें आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू हुम शुड द एप्लीकेशन बी सेंट, एप्लीकेशन किसको सेंड किया जाएगा? एप्लीकेशन हम सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल लेवल में, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट लेवल में, और सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ, स्टेट असिस्टेंट पीआईओ। अच्छा, असिस्टेंट जो है, यदि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक्चुअली एप्लीकेशन सबमिट होता है, याद रखिए, यदि आरटीआई एप्लीकेंट वो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो जो असिस्टिंग ऑफिसर का काम है वो एक्चुअल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हेल्प करेगा। यदि एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। ओके, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा, हु विल फॉरवर्ड इट, इसमें दे दिया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, व्हाट मस्ट बी द एप्लीकेंट मेंशन, द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो क्लियरली, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर वर्ड में होना चाहिए, और कोई टेक्निकल और लीगल ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में देना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ द एप्लीकेंट कैन नॉट राइट, सपोज जो एप्लीकेंट, सपोज अनएजुकेटेड एप्लीकेंट है, वो नहीं जानते हैं हाउ टू राइट द एप्लीकेशन, तो इफ ए पर्सन कैन नॉट राइट द एप्लीकेशन, द पीआईओ मस्ट हेल्प द एप्लीकेंट, वहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एप्लीकेंट को हेल्प करेगा। लिसन टू द रिक्वेस्ट ओरली, वो ओरली सुनेगा,
फर्स्ट वन लिसन टू द रिक्वेस्ट ओरली, देन कन्वर्ट इट इनटू ए रिटन एप्लीकेशन, उसको रिटन में कन्वर्ट करेगा। तो दिस एंश्योर्स आरटीआई इज एक्सेसिबल इवन टू इलिटरेट पर्सन्स, इलिटरेट पर्सन्स भी आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकता है। तो वो किसका हेल्प लेगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। तो पीआईओ लिसन द इंफॉर्मेशन ओरली देन कन्वर्ट इट इनटू राइटिंग, तो इट मींस इट इज एक्सेसिबल फॉर इलिटरेट पर्सन्स। ठीक है। नेक्स्ट वन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में रीजन आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रीजन आर नॉट रिक्वायर्ड, द एप्लीकेंट नीड नॉट गिव एनी रीजन फॉर आस्किंग द इंफॉर्मेशन। हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आरटीआई एप्लीकेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, किस रीजन, फॉर व्हाट रीजन इंफॉर्मेशन इज नीडेड, उसको देना नहीं है। आपको ओनली मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका रीजन नहीं देना है। यू शुड नॉट गिव एनी रीजन कि फॉर दैट रीजन एक्चुअली आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, कोई रीजन आपको नहीं देना है। कि नीड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है, ओनली क्या करना है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, इसके अलावा और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है कि आप कौन सा प्रोफेशन में है, आपका इनकम क्या है, आपका पर्पज क्या है, इसको कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ओनली कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है, ईमेल देना है, इसके अलावा और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है कि इन दिस प्रोफेशन आई एम वर्किंग, कि माई इनकम इज दिस वन, कि माई जॉब इज लाइक दिस, कि फॉर दैट पर्पज एक्चुअली आई नीड इंफॉर्मेशन, कोई भी कुछ नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो सेक्शन 6 बाय रूल 6 सबसेक्शन 2, ओके, रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में, अच्छा, इफ द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, सपोज गलती से एक पब्लिक अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन पहुंच गया, मगर वो एप्लीकेशन उसके पास नहीं पहुंचना चाहिए और कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। ठीक है, मगर गलती से एप्लीकेंट एक पब्लिक अथॉरिटी को उसका एप्लीकेशन दे दिया इंफॉर्मेशन के लिए। तो इफ द एप्लीकेशन इज फिल्ड विद द रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी, एक रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी के पास चला गया। ठीक है, सपोज एक्चुअली वो डिपार्टमेंट बी में है, मगर आरटीआई एप्लीकेशन चला गया डिपार्टमेंट ए को, तो डिपार्टमेंट ए का जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या करेगा, उसके पास तो रॉन्गली एप्लीकेशन आ गया, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा डिपार्टमेंट बी को, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो डिपार्टमेंट बी में है, वो डिपार्टमेंट ए में नहीं है, मगर गलती से एप्लीकेशन कहां पे आ गया, डिपार्टमेंट ए में। तो डिपार्टमेंट ए का जो पब्लिक अथॉरिटी है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। जब वो रिसीव करेगा 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज उसको वो ट्रांसफर कर देगा, ओके, राइट पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, कि द सब्जेक्ट मैटर इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद अनदर अथॉरिटी वर्क। तो गलती से एक पब्लिक अथॉरिटी के पास चला गया, गलती से एक डिपार्टमेंट को चला गया, कि जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो और एक पब्लिक अथॉरिटी के पास है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। जब जो रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी है, जो रॉन्ग डिपार्टमेंट है, जब एप्लीकेशन को रिसीव करेगा वो उसको करेक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन को। ओके, द इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली अबाउट द ट्रांसफर, वो ट्रांसफर द एप्लीकेशन टू द करेक्ट अथॉरिटी। जो रॉन्ग अथॉरिटी के पास गया, कि रॉन्ग डिपार्टमेंट को गया, वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा करेक्ट अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन को, और इमीडिएटली एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगा। और उसका एक टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आता है। यदि रॉन्ग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चला जाता है, द ट्रांसफर मस्ट बी मेड एज सुन एज पॉसिबल, तो करेक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर तो कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को, तो एज सुन एज पॉसिबल बट विद इन 5 डेज ऑफ रिसिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि इसमें याद रखना है, यदि रॉन्ग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाता है, वो उसको करेक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा, और एप्लीकेंट को ट्रांसफर करने के बाद इमीडिएटली वो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगा। मगर यहां पर जो टाइमलाइन है वो विद इन 5 डेज, जब वो जो रॉन्ग अथॉरिटी है वो जब एप्लीकेशन रिसीव करेगा, वो विद इन 5 डेज वो करेक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा, और जब ट्रांसफर कर दिया वो इमीडिएटली एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो रूल 7 देखेंगे, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। रूल 7 जो है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं। रूल 7 जो है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट है। अच्छा, उसमें डिफरेंट सबसेक्शन है। रूल 7 सबसेक्शन 1 टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल। अच्छा, यदि कोई आरटीआई एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालता है तो उसको कितना दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा पब्लिक अथॉरिटी से, यही है। तो सीपीआई और एसपीआईओ मस्ट रेस्पॉन्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग एन आरटीआई एप्लीकेशन।
जब सेंट्रल लेवल में सीपीआईओ एप्लीकेशन रिसीव करेगा और स्टेट लेवल में एसपीआईओ एप्लीकेशन रिसीव करेगा, वो उसका 30 डेज के अंदर आरटीआई एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देना है, विद इन 30 डेज। ओके, जिस डेट में वो रिसीव किया, ओके, उससे 30 डेज के अंदर वो आरटीआई एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देना है। अच्छा, द रिस्पॉन्स में भी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देना है, नहीं तो रिजेक्ट। जो सेक्शन 8 और 9 है जिसमें एग्जाम्पशन है, सेक्शन 8 और 9 हम डिस्कस करेंगे आगे में। तो सेक्शन 8 और 9 जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यदि आप हम आरटीआई एप्लीकेशन उसी रिलेटेड में डाल रहे हैं तो वो तो डिस्क्लोज नहीं होगा। जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर आप डाल रहे हो कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कि सपोज जो सिक्योरिटी है, कंट्री का सिक्योरिटी है, स्टेट का सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये तो डिस्क्लोज नहीं होगा, तो इसी केस में आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आगे में सेक्शन 8 और 9, जब रूल 8 और 9 हम डिस्कस करेंगे तब उसको पता चल जाएगा। मगर अभी देखिए, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कुछ मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ नाभी का सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कुछ सपोज एयरफोर्स का सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कुछ गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, कुछ कंट्री का सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो सब डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उस तरीके का सपोज कोई आरटीआई एप्लीकेंट उसी तरीका का इंफॉर्मेशन चाहिए वो डालेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यदि लाइफ और लिबर्टी रिलेटेड में आप कोई भी आरटीआई एप्लीकेंट डालता है तो उसको विद इन 48 आवर्स उसको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। मगर इसको याद रखना है, लाइफ और लिबर्टी। अच्छा, लाइफ और लिबर्टी में क्या क्या थे, कुछ एग्जांपल्स में दे दिया। यदि आपका जो आप एप्लीकेशन डाला, वो जो मैटर के ऊपर डाला, वो मैटर रिलेटेड टू द लाइफ और लिबर्टी, तो इस केस में विद इन 48 आवर्स आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो विद इन, क्लियर, याद रखिए। कुछ एग्जांपल्स लाइफ और लिबर्टी के ऊपर दे दिया। सपोज इलीगल डिटेंशन और अरेस्ट, प्रिजनर्स मेडिकल ट्रीटमेंट, कस्टोडियल वायलेंस और डिसअपियरेंस, इमरजेंसी मेडिकल नेग्लिजेंस, थ्रेट टू सेफ्टी बाय अथॉरिटीज, डेनियल ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स इन हॉस्पिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी पुलिस प्रोटेक्शन, अनसेफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब लाइफ और लिबर्टी रिलेटेड है। इसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप मांगते हो तो आपको विद इन 48 आवर्स आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सपोज ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और आप आरटीआई डाला कि लाइफ सेविंग ड्रग्स वो शॉर्टेज है, आप उसी रिलेटेड में एप्लीकेशन डाला, तो आपको 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगा। कि आपको कुछ इमरजेंसी आप मांगा था पुलिस प्रोटेक्शन, क्योंकि आपका लाइफ के लिए थ्रेट है और आप पुलिस स्टेशन जाकर सिक्योरिटी मांगा था, मगर आपको अवेलेबल नहीं हुआ, तो आप एप्लीकेशन डाला कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो उस तरीका का इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स में दे दिया लाइफ और लिबर्टी। आप याद रखिए कि इस तरीका का इंफॉर्मेशन कोई आरटीआई एप्लीकेंट मांगता है तो उसको 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा पब्लिक अथॉरिटी से। क्लियर। और यहां पर है कि डीम्ड रिफ्यूजल। सपोज अभी जैसे मैं बताया कि जिस डेट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एप्लीकेशन रिसीव करेगा उसका 30 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा आरटीआई एप्लीकेंट को। सपोज 30 डेज के अंदर नहीं दिया तो इफ नो डिसीजन इज गिवन विद इन 30 डेज द रिक्वेस्ट इज ट्रीटेड एज डीम्ड रिफ्यूजल। यदि 30 डेज क्रॉस हो जाता है और आरटीआई एप्लीकेंट को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो इसमें पता चल जाता है कि वो मान लिया गया कि आप जो रिक्वेस्ट किया था उसको रिफ्यूज कर दिया पब्लिक अथॉरिटी ने। ठीक है। और नेक्स्ट वन, फर्दर फी इंटीमेशन। कभी कभी क्या है, आरटीआई एप्लीकेशन तो आप डाल दिया मगर कुछ फर्दर फी रिलेटेड आपको और कुछ फी आपको पेमेंट करना है, तो एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन एंड पेमेंट मेथड। वहां पर आप एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना है और उसका कैलकुलेशन ये है और इसी मेथड में पेमेंट करना है। सपोज कुछ फी रिलेटेड मैटर आ गया, आप एप्लीकेशन डाल दिया मगर जो फी है वो मिनिमम फी आप पेमेंट नहीं किया, तो इमीडिएटली आप एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपको देना है, इसका कैलकुलेशन ये है और ये पेमेंट मेथड है, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इस केस में याद रखिए आप इसमें जो टाइम टेकन लिया जाएगा, जब आपको आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको फी पेमेंट करना है और जिस डेट में आरटीआई एप्लीकेंट ने फी पेमेंट किया उसी में जो टाइम चला गया वो 30 डेज, जैसे हम 30 डेज काउंट करते हैं ना, जब आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव हुआ पब्लिक अथॉरिटी 30 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा आरटीआई एप्लीकेंट को, मगर इसमें जो टाइम चला जाएगा
टाइम टेकन बाय एप्लीकेंट टू पे फीस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम 30 डे लिमिट। ये टाइम 30 डेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आप एप्लीकेशन डाल दिया तो इमीडिएटली आपको एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको फी देना है, कि आप फी पेमेंट किया है मगर कुछ एक्स्ट्रा फी देना है, और उसका अमाउंट बता दिया जाएगा, कैलकुलेशन और मोड ऑफ पेमेंट, और वो जो डेट आप टाइम लोगे, आपको जब इन्फॉर्म किया गया और एक डेट में आप पेमेंट किए, तो वो जो टाइम आप कंज्यूम किया वो टाइम कंज्यूम वो 30 डेज के अंदर नहीं आएगा। एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ राइट टू अपील। अच्छा, आप अपील भी कर सकते हो। सपोज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा फी देना है, सपोज आपको भी इन्फॉर्म, यदि इस फी के ऊपर आपका कोई कंप्लेन है तो आप अपील भी कर सकते हो। इस तरीके से अपील कर सकते हो। वो भी पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्म कर देगा कि जो फी के ऊपर फी रिव्यू करने के लिए उसको भी आप अपील कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ राइट टू अपील रिगार्डिंग फीस और फॉर्म ऑफ असेस। ठीक है, यदि कुछ एक्स्ट्रा फी आपको देना है, आपको बोल दिया गया और अमाउंट बता दिया गया, उसका कैलकुलेशन बता दिया गया, पेमेंट मेथड बता दिया गया, मगर और उसी केस में आप सपोज कंप्लेन करते हो क्यों मैं एक्स्ट्रा फी दूंगा, तो आप अपील भी कर सकते हो। कैसे अपील करोगे वो भी पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो फर्दर फी इंटीमेशन 7 सबसेक्शन 3 है। 7 सबसेक्शन 4 डिसेबल पर्सन को असिस्ट करना है। सीपीआई और एसपीआईओ मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू सेंसोरियली डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर असेस और इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो डिसेबल्ड पर्सन है वहां पर भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनको असिस्ट करेगा, कैसे वो जो इंफॉर्मेशन असेस करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करेंगे। ये 7 सबसेक्शन 4 है। अच्छा, 7 सबसेक्शन 5 में फीस के ऊपर है, फीस फॉर इंफॉर्मेशन। प्रेस्क्राइब्ड फीस पेबल फॉर प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप सपोज प्रिंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कितना फी देना है, सपोज प्रिंटेड के लिए कितना फी देना है, कि डिजिटल फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो क्या फी है, अब वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फी मस्ट बी रीजनेबल, फी रीजनेबल होगा, मगर बिलो बीपीएल जो है एप्लीकेंट से उनसे कोई फी नहीं दिया जाएगा, मगर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इस चीज में क्या है आपको याद रखना है, सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे प्रिंट में चाहिए, कि मुझे डिजिटल चाहिए, सर्टिफिकेट आकार में चाहिए, डिजिटली मुझे रिकॉर्ड चाहिए, कि मुझे प्रिंट के आकार में देना चाहिए, तो वहां पर एक प्रेस्क्राइब फी है। ठीक है, मगर वो रीजनेबल है। और कि मुझे सपोज पेन ड्राइव में चाहिए, ठीक है, कि मुझे हार्ड ड्राइव में चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम फी है, बट फी रीजनेबल है। मगर जो बीपीएल एप्लीकेंट है उनके लिए कोई फी नहीं है, वो किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कि वीडियो फॉर्म में आप बोल रहे हो कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें तो एक मिनिमम फी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सबसेक्शन 6 है, फी इंफॉर्मेशन फॉर डिले। अच्छा, यहां पर क्या है, इफ इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट है, मैं अभी बताया टाइम लिमिट, कि जब आप आरटीआई एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन डालता है तो उसको पब्लिक अथॉरिटी 30 डेज के अंदर वो उसको इन्फॉर्म करेगा जो इंफॉर्मेशन वो मांगा है। यदि उसमें डिले होता है तो जो भी इट मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यदि इंफॉर्मेशन डिले होता है, टाइम लिमिट को क्रॉस करता है और उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वीडियो फॉर्म में देता है, चाहे वो प्रिंटिंग फॉर्म में देता है, चाहे डिजिटल फॉर्म में देता है, और उसमें जो मिनिमम फी आपको देना था वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है और पब्लिक अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिफरेंट फॉर्म्स में, माइक्रोफिल्म की, वीडियो की, प्रिंटिंग की, डिजिटली की, थ्रू पेन ड्राइव, जो भी इंफॉर्मेशन देगा, कोई फी, एक मिनिमम फी होता है, चार्ज होता है, मगर वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 7 सबसेक्शन 7 थर्ड पार्टी कंसल्टेशन। बिफोर डिसाइडिंग द सीपीआईओ और एसपीआईओ मस्ट कंसीडर एनी रिप्रेजेंटेशन बाय थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी रिलेटेड आएगा। तो थर्ड पार्टी कंसल्टेशन, कोई थर्ड पार्टी के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सपोज क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज राम डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है, डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है कि मुझे श्याम का सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए।
उसको कितना सैलरी, उसका सैलरी स्टेटमेंट चाहिए। राम मांग रहा है डिपार्टमेंट ए को, श्याम वहां पर काम कर रहा है डिपार्टमेंट ए में, राम मांग रहा है डिपार्टमेंट ए को, ये पब्लिक अथॉरिटी है, ये फर्स्ट पार्टी है राम, सेकंड पार्टी कौन है, ये डिपार्टमेंट ए, इसका पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट ए को मांग रहा है कि श्याम का सैलरी स्टेटमेंट मुझे चाहिए, सैलरी चाहिए कि वो कितना सैलरी ले रहा है, डिटेल्स। तो ये थर्ड पार्टी हो गया, श्याम थर्ड पार्टी हो गया। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन ये जो डिपार्टमेंट ए का जो पब्लिक अथॉरिटी है वो एक रिप्रेजेंटेशन लेगा श्याम से। ओके, मस्ट कंसीडर एनी रिप्रेजेंटेशन बाय थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी, मगर यहां पर थर्ड पार्टी कंसल्टेशन के ऊपर है। इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है तो डिपार्टमेंट ए श्याम को इन्फॉर्म करेगा कि आपको कोई नाम तो नहीं लगा, कोई आरटीआई एप्लीकेंट आपको कितना सैलरी मिल रहा है वो पूछ रहा है और हम वो इंफॉर्मेशन उसको देंगे, तो उसके साथ कंसल्ट करेगा थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सबसेक्शन 8 में, अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन में अभी बताया था, ऐसा कुछ मैटर्स है जो आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा पब्लिक अथॉरिटी। कुछ स्टेट सिक्योरिटी की, कंट्री सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर की, मिलिट्री सीक्रेट, क्लियर। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो तो वो तो रिजेक्ट होगा, इस तरीके का सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यदि आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको रीजन ये सब दे दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आरटीआई एप्लीकेंट को रीजंस फॉर रिजेक्शन, क्यों रिजेक्ट किया गया। अच्छा, आप यदि अपील करना चाहते हो कितना दिन के अंदर अपील करोगे, टाइम लिमिट फॉर अपील, और अपेलेट अथॉरिटी डिटेल्स, कौन अपेलेट अथॉरिटी होगा। यदि आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये 3 चीज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसी रीजन के वजह से आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। आप अपील करना चाहते हो तो टाइम लिमिट ये है, जैसे फर्स्ट अपील 30 डेज के अंदर और सेकेंड अपील 90 डेज के अंदर। 30 डेज मीन्स जस्ट आपको जब इंफॉर्मेशन कर दे दिया गया कि आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, कि आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया तो आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, तो जिस डेट में आपको इंफॉर्मेशन मिला उसका 30 डेज के अंदर आप फर्स्ट अपील करोगे। तो फर्स्ट अपील आगे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आगे में। जैसे फर्स्ट अपील में अपेलेट अथॉरिटी जवाब दे दिया, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप 90 डेज के अंदर सेकंड अपील कर सकते हो। और हु आर द अपेलेट अथॉरिटी, तो इस केस में 3 चीज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में हमको मिलता है। कभी कभी क्या है, आप जिस फॉर्म में मांगते हो, सपोज उसको इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म रिक्वेस्टेड, जिस फॉर्म में, सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे वीडियो में चाहिए, मुझे प्रिंट में चाहिए, कि मुझे डिजिटल फॉर्म में चाहिए, मुझे माइक्रो फिल्म में चाहिए, मुझे पेन ड्राइव में चाहिए, तो उसमें एक मिनिमम फी आप पेमेंट करना होगा। जैसे आप प्रिंट में लोगे, एक पेज प्रिंट के लिए 2 रुपीज की जो भी है रूल के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मगर ऐसा कुछ केस में आप एक फॉर्म में मांग रहे हो मगर उसको आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में दे दिया जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, इट डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट रिसोर्सेस, एक पॉइंट है, और एक है इट एंडेंजर्स द रिकॉर्ड सेफ्टी और प्रिजर्वेशन। ये 2 केस में आप एक फॉर्म में मांग रहे हो कि मुझे इंफॉर्मेशन इस तरीके से देना है, मगर अदर अल्टरनेटिव फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कारण है। एक है डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्स रिसोर्सेस, मैंने जो जिस तरीके से एक्चुअली एक एग्जांपल में आगे मैं दूंगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्स रिसोर्सेस, तो इट मींस उसको देने के लिए रिसोर्सेस नहीं है। आप मांग रहे हो 50 इयर्स का रिकॉर्ड मांग रहे हो, डिजिटल फॉर्म में है, मगर आप बोल रहे हो नहीं डिजिटल फॉर्म में नहीं, मुझे प्रिंटिंग फॉर्म में दो। प्रिंट करके कौन देगा। सपोज एक ऑफिस में 3 लोग हैं, आपको कितना दिन उनको लगेगा प्रिंट करने के लिए, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, ओनली डिजिटल फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। सपोज आप लैंड रिकॉर्ड मांग रहे हो, लैंड रिकॉर्ड मांग रहे हो 2000 से, अभी 2026 हो गया और उसमें 3-4 लोग हैं ऑफिस में, वो कैसे 25-26 साल का रिकॉर्ड को प्रिंट करके आपको देंगे। वो बोले हम डिजिटली दे देंगे, मगर आप डिजिटली लेना नहीं चाहते हो, तो इस केस में डाइवर्ट जो डिमांड कर रहे हो प्रिंटिंग फॉर्म में आपको नहीं दिया जाएगा, आपको डिजिटल फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है। और एक है कुछ रिकॉर्ड्स बहुत पुराना हो चुका है, इट एंडेंजर्स द रिकॉर्ड सेफ्टी और प्रिजर्वेशन। कुछ फिजिकल रिकॉर्ड से बहुत पुराना हो चुका है, वो डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा सर्टिफाइड कॉपी, मगर ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स है उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो फ्रेजाइल फॉर्म में है, वो उसको प्रिजर्व करके हम रखे हैं, उसका प्रिंट करके हम नहीं दे सकते। तो इस 2 चीज में आप जिस फॉर्म में मांगना चाहते हो उसको वो अल्टरनेट किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल में मैं दे दिया, देखिए
आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से मांग रहे हो कि मुझे फोटो कॉपी चाहिए, मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, चाहे सीडी, ईमेल, पेन ड्राइव, कि मैं इंस्पेक्शन करूंगा, कि मैं प्रिंट आउट करूंगा, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ कुछ केस में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट ऑफ रिसोर्सेस, और एक है जो रिकॉर्ड्स है वो फ्राजाइल हो चुका है और उसका बहुत पुराना हो चुका है और उसको प्रिजर्व करके हम रखे हैं। तो आप बोलेंगे हम इंस्पेक्शन एक एक पेज इंस्पेक्ट करेंगे, वो तो और फिर खराब हो जाएगा। तो डिजिटल फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल में दे दिया, देखिए एक्सेप्शंस में एक है, एग्जाम्पल में दे दिया, इट डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट्स, इसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। इट डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट्स द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी बोल रहा है कि आप जिस फॉर्म में मांगा है उस फॉर्म में हम नहीं दे सकते, अल्टरनेटिव फॉर्म में आप देंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि वो बोले कि एक टाइम, एक्सेसिव टाइम, मैन पावर और कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत टाइम लगेगा, उस पे उतना मैन पावर हमारे पास नहीं है और बहुत कॉस्ट भी लगेगा, और लार्ज स्केल स्कैनिंग, कॉपिंग और कंपाइलेशन इज नीडेड, बहुत स्कैन होगा, बहुत कॉपी होगा, बहुत कंपाइलेशन होगा। तो इस केस में, इस चीज में आप सपोज मांग रहे हो, उसको अल्टरनेटिव मेथड में पब्लिक अथॉरिटी देगा। एक एग्जांपल देखिए, एप्लीकेंट बोल रहा है मुझे स्कैन्ड पीडीएफ ऑफ 50,000 हैंड रिटन फाइल से, 50,000 हैंड रिटन फाइल से आप बोल रहे हो मुझे पीडीएफ, स्कैन्ड पीडीएफ में चाहिए 50,000 हैंड रिटन फाइल्स। तो उसके लिए मैन पावर कहां है, कितना टाइम लगेगा, आप समझ रहे कि नहीं? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अथॉरिटी वहां पर बोलेगा नहीं, इस तरीके से हम नहीं दे सकते, आप ओनली देख सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आपका, आप जिस फॉर्म में मांगे थे उसको अल्टरनेट कर दिया गया, क्योंकि यही है डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्स द रिसोर्सेस। रीजन क्या है? मैन पावर चाहिए। रीजन क्या है? टाइम, बहुत टाइम लगेगा। 50,000 हैंड रिटन फाइल्स को स्कैन्ड कॉपी का इतना इजी है, ठीक है? तो वहां पर अल्टरनेटिव मेथड आ गया कि आप इंस्पेक्शन करो, आपको वो हैंड रिटन फाइल्स का जो आप स्कैन्ड पीडीएफ हम नहीं दे सकते, यहां पर अल्टरनेट हो सकता है, और रीजन ये दे दिया जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट्स द रिसोर्सेस। और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। कभी कभी क्या है, जो रिकॉर्ड है, बहुत पुराना रिकॉर्ड है, उसका सेफ्टी प्रिजर्वेशन चाहिए। दिस मीन्स द ओरिजिनल रिकॉर्ड इज ओल्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड पुराना है, फ्राजाइल, उसमें बहुत टीयर हो चुका है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है और इजीली डैमेज्ड। आप समझ रहे कि नहीं? बहुत पुराना हो चुका है और फ्राजाइल फॉर्म में है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है और इजीली भी डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल, एप्लीकेंट आस्क फॉर ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड फ्रॉम 1900। बाबा, आप ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड चाहिए आपको 1900 से, कौन देगा आपको ओरिजिनल? क्योंकि वो सब ओल्ड और फ्राजाइल फॉर्म में है। तो अथॉरिटी वहां पर बोलेगा नहीं नहीं, इस तरीके से हम नहीं दे सकते, आपको डिजिटल फॉर्म में हम दे सकते हैं। अथॉरिटी में प्रोवाइड डिजिटाइज्ड और सर्टिफाइड कॉपीज इंस्टेड। तो यहां पर रीजन दे दिया जाएगा कि इतना पुराना रिकॉर्ड हम इतना नहीं दे सकते आपको ओरिजिनल फॉर्म में, ओनली उसका डिजिटल फॉर्म में आपको देंगे, सर्टिफाइड कॉपी उसका देंगे, क्योंकि रीजन दे देगा डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये दो चीज में क्या है, आप जिस फॉर्म में मांगना, आरटीआई एप्लीकेंट जिस फॉर्म में मांगना चाहता है, ये दो केस है, एक डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेस और एक है डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ये दोनों केस में फॉर्म को पब्लिक अथॉरिटी चेंज करके अल्टरनेटिव फॉर्म में देगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये था। अभी हम एमसीक्यूज को चलेंगे। मैं बोला था 10 एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। मैं बोला था रूल 5 to 7 में डिस्कस किया, बहुत अच्छे से करने के लिए ट्राई किया। अभी क्वेश्चन आप देखिए, अंडर आरटीआई एक्ट, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड टू पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन? मैं बोला था, सपोज रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चला गया, ठीक है, तो जो रॉन्ग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चला गया, वो क्या करेगा? करेक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा। कितना दिन के अंदर? विद इन 5 डेज, ठीक है, वो ट्रांसफर कर देगा करेक्ट अथॉरिटी को विद इन 5 डेज। याद रखिए, ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन 5 डेज मीन्स इट इज, याद रखिए, विद इन 5 डेज, ठीक है। और एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि करेक्ट अथॉरिटी को आपका एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 5, it means section 5 subsection 5 of RTI Act, if a PIO seeks the assistance of another officer
सब PIO और असिस्टेंट, हाउ इज दैट अदर ऑफिसर ट्रीटेड इन द इवेंट ऑफ ए लीगल कंट्रावेंशन? मैं बोला था यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर असिस्टेंस मांगता है अनदर ऑफिसर से, तो यहां पर लीगल कॉन्ट्रावेंशन का बात आता है। कॉन्ट्रावेंशन केस में मैं क्लियरली बताया था, कभी कभी इंफॉर्मेशन जानबूझकर डिले कर दिया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दिया गया, अनफेयर इंफॉर्मेशन दे दिया गया, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स को हाइड कर दिया गया, तो ये तो कॉन्ट्रावेन हो गया। तो इस केस में एक्चुअली जो एक ऑफिसर को आरटीआई रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और एक ऑफिसर को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पावर दे दिया जाएगा, मगर एक्चुअली ऑफिशियली वो नहीं है, मगर दे दिया गया क्योंकि जो एक्चुअल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था वो वायोलेट किया आरटीआई गाइडलाइंस को, वो कंट्रावेन किया आरटीआई गाइडलाइंस को। तो यहां पर आप देख लीजिए, तो ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दे आर ट्रीटेड एज ए पीआईओ, जो असिस्टिंग ऑफिसर है, जो असिस्टिंग ऑफिसर था, जो असिस्टिंग ऑफिसर का काम क्या है, रिकॉर्ड्स फाइल्स वो किसको देगा, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, चाहे जैसे मैं बताता ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, सेक्शन ऑफिसर है, कोई क्लर्क है कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, उनका काम है वो असिस्टिंग ऑफिसर से वो असिस्ट करते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सपोज कॉन्ट्रावेन करता है आरटीआई गाइडलाइंस को, तो ऑटोमेटिकली वो असिस्टिंग ऑफिसर को पर्सनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, under the RTI Act, in which scenario is a public information officer not required to provide information in the specific form requested by the applicant? मैं बताया था कि यहां पर दिया है किस सिनेरियो में पब्लिक PIO not required to provide information in the specific form requested by the applicant. If the applicant has not paid the additional fee, if the applicant belongs to the below poverty line category, if it would disproportionately divert the resources of the public authority, if the information is older than 20 years. एक्चुअली इस केस में क्या है, ऑप्शन सी स्पेसिफिक फॉर्म। आप बोले मुझे इसको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, आप कुछ लैंड रिकॉर्ड मांग रहे हो 2000 से और वो बहुत पुराना है लैंड रिकॉर्ड, आप बोले मुझे ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, और वो फ्रेजाइल फॉर्म में है, वो बहुत पुराना है और इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्म करेगा कि हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको डिजिटल फॉर्म और सर्टिफाइड फॉर्म में हम दे देंगे। तो रीजन वहां पर देंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मैं एक एग्जांपल भी दिया था, आप बोले मुझे 50,000 कॉपी का पीडीएफ चाहिए, 50,000 कॉपीज का पीडीएफ, क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? मैन पावर चाहिए, मैन पावर नहीं है अभी, और टाइम कहां है? आप समझ रहे हो कि नहीं? टाइम तो बहुत लगेगा 50,000 कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और मैन पावर भी नहीं है। तो आपको बोल दिया जाएगा ये नहीं हो सकता, ओनली आप डिजिटल फॉर्म में लीजिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statements regarding the transfer of an application under section sub 6 subsection 3 of RTI Act. The transfer must happen if the subject matter is more closely connected with another public authority. The transfer must happen, ठीक है, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो पब्लिक अथॉरिटी बोल रहा है कि ये मेरा अंडर में नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर मेरा अंडर में नहीं है और एक पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो ये द ट्रांसफर मस्ट हैपन। तो वो क्या करेगा, करेक्ट अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर देगा एप्लीकेशन को। द एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ट्रांसफर इमीडिएटली, और ट्रांसफर होने के बाद इमीडिएटली एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द ट्रांसफर कैन टेक अप टू 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। नहीं, ये रॉन्ग है, ये 5 days होना चाहिए। मैं बोला था कोई भी रॉन्ग अथॉरिटी जब करेक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है एप्लीकेशन, वो विद इन 5 days, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Question number 5, when a PIO decides to provide information on payment of a further fee, cost of providing info under the RTI Act, which of the following must be included in the intimation to the applicant? अच्छा, फर्दर फी चाहिए, सपोज RTI एप्लीकेंट एप्लीकेशन डाला विथ फी,
मगर वहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोला, पब्लिक अथॉरिटी बोल रहा है कि आपको फर्दर फी पेमेंट करना है। और मैं बोला था उसको फर्दर फी में क्या है, वो बोल देगा कि इतना अमाउंट आपको देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, और ये कैलकुलेशन है और ये मोड ऑफ पेमेंट है। यदि इसमें आप एग्रीड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो फी रिव्यू के लिए। तो वही है। तो आप देखिए ऑप्शंस, द कैलकुलेशंस मेड टू अराइव एट द फी पेमेंट, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी फॉर रिव्यूइंग द फी, ये भी ठीक है। द रीजन वाई द इंफॉर्मेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, तो ये नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट नहीं है कि हम रीजन मांगेंगे क्यों मुझे फ्री चार्ज में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यदि फर्दर फी चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आरटीआई एप्लीकेंट को बोलेगा आपको फर्दर फी पेमेंट करना है। अच्छा, कि कितना अमाउंट देना है और क्या कैलकुलेशन है, क्या मोड ऑफ पेमेंट है। यदि आप एग्री नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो, फी रिव्यू के लिए अपील कर सकते हो। और किसको अपील करोगे और कैसे अपील करोगे वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बता देगा। मगर ये नहीं है कि आप रीजन पूछोगे क्यों मुझे फ्री में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 ऑफ आरटीआई एक्ट, इंफॉर्मेशन shall ordinarily be provided in the forms out. In which specific case is the PIO justified in changing the form? आप एक मांग रहे हो कि जी मुझे इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे वीडियो में चाहिए कि माइक्रोफिल्म में चाहिए कि पेन ड्राइव में चाहिए कि प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए कि मैं इंस्पेक्शन करूंगा रिकॉर्ड को, तो ये मांग रहे हो कोई फॉर्म। मगर पीआईओ नहीं दे सकता, पीआईओ अल्टरनेटिव फॉर्म में देना चाहता है। तो मैं बोला था किस कंडीशंस में अल्टरनेटिव फॉर्म में देगा, एक है डिसप्रोपोर्शनेट डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेस, और एक है कि जो रिकॉर्ड जो है वो ओल्ड हो चुका है, रिकॉर्ड फ्रेजाइल फॉर्म में है और रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, और रिकॉर्ड को सेफ्टी और प्रिजर्वेशन चाहिए, तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दे सकते, ठीक है। तो उस केस में वही क्वेश्चन पूछा है। तो इफ द पीआईओ बिलीव्स द एप्लीकेंट्स चोजन फॉर्मेट इज इनएफिशिएंट, ये नहीं है, गलत है। इफ द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ द रिकॉर्ड, यही होगा, क्योंकि आप जो रिक्वेस्ट मांग रहे हो कि मुझे ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड चाहिए, अरे भाई तो आप 2000 से मांग रहे हो वो ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड ओरिजिनल फॉर्म में, मगर ये नहीं दे सकते क्योंकि वो फ्रेजाइल फॉर्म में है। वो ऐसा जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया है डिजिटल फॉर्म में। तो आप ओरिजिनल मांग रहे हो तो ओरिजिनल कैसे दिया जाएगा, वो बहुत ओल्ड है, वो फ्रेजाइल फॉर्म में है। और आप जाकर उसको इंस्पेक्ट करो कि उसको हम पीडीएफ करेंगे तो वो और खराब हो जाएगा। तो आपको वहां पर पीआईओ बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते उसका सेफ्टी और प्रिजर्वेशन के लिए, तो आपको अदर फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में हम दे देंगे। तो यही है, इफ द पीआईओ डज नॉट हैव द टेक्निकल स्किल्स, ये नहीं है। इफ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट टू ए थर्ड पार्टी, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, what is the general rule regarding the format in which information should be provided under section 7 under section 9 of RTA Act? The PIO has the absolute discretion to choose the cheapest format, ऐसा कुछ नहीं है। It must be provided in both digital and physical formats simultaneously, ऐसा कुछ नहीं है। It must always be provided as a physical photocopy, ये भी नहीं है। It should ordinarily be provided in the form in which it is sought. एक्चुअली ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आप जिस फॉर्म में मांग रहे हो उसी फॉर्म में आपको दिया जाएगा। आप बोल रहे हो मुझे वीडियो में दीजिए, आप बोल रहे हो पेन ड्राइव में दीजिए, आप बोल रहे हो कि प्रिंटेड फॉर्म में दीजिए, आप बोल रहे हो मुझे प्रिंट आउट चाहिए, आप बोल रहे हो कि माइक्रोफिल्म में मुझे दीजिए, उसमें कुछ फी है आपको देना पड़ेगा। मगर आप जिस फॉर्म में चाहते हो उसी फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ 2 रीजन्स में बताया था, उस रीजन के वजह से आप जिस फॉर्म में मांग रहे हो पीआईओ नहीं देगा, अदर फॉर्म में देगा। एक है डिसप्रोपोर्शनेट डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेस और एक है सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a citizen asked for a 200-year-old fragile manuscript to be flattened for high speed industrial scanning. The PIO refuses the format under RTA Act. Which legal ground is most applicable? आप मांग रहे हो मैन्युस्क्रिप्ट 200 years old fragile है, आप बोल रहे हो कि मुझे उसका स्कैन फॉर्म में, मुझे स्कैन फॉर्म में दो, स्कैन करके उसको पीडीएफ फॉर्म में दो। क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है। तो इसमें पीआईओ रिफ्यूज करेगा कि आपको हम उसका जो आप मांग रहे हो कि मुझे स्कैन करके वो ओल्ड रिकॉर्ड्स को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में देने के लिए, ये नहीं दिया जा सकता आपको।
रीजन है ऑप्शन डी, इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस फॉर्म में वो मना करेगा कि आप ओरिजिनल जो है वो 200 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड है, फ्राजाइल फॉर्म में है, और उसको हम फिर स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हम डिजिटल फॉर्म में जो सर्टिफाइड कॉपी है दे देंगे अल्टरनेटिव फॉर्म में। तो इसका जो लीगल ग्राउंड है यही है। यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा आरटीआई एप्लीकेंट को कि आपको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दे सकते क्योंकि इट वुड बी डेट्रीमेंटल, इट वुड बी हार्मफुल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. If a PIO correctly identifies that a requested format would disproportionately divert resources, what should they do under RTI Act? Reject the RTI application entirely? Provide the information in an alternative existing form? Option B करेक्ट होगा। वो बोलेगा कि एक्चुअली जिस फॉर्म में आप मांग रहे हो उस फॉर्म में हम नहीं दे सकते। आप बोल रहे हो कि मुझे 20,000 फॉर्म्स को मुझे प्रिंट चाहिए, 20,000 प्रिंट्स, 20,000 प्रिंट पॉसिबल है क्या? कहां मैन पावर है? मैन पावर नहीं है, और कितना टाइम लगेगा? तो इस केस में वो बोल दिया जाएगा नहीं, आपको इसका 20,000 प्रिंट्स नहीं दिया जाएगा, मगर उसको डिजिटल फॉर्म में जो सॉफ्ट कॉपी है सॉफ्ट कॉपी के आकार में दे दिया जाएगा कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो रीजन है डिस्प्रोपोर्शनलिटी डाइवर्ट रिसोर्सेस, और अल्टरनेटिव फॉर्म में दे दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अंडर द आरटीआई एक्ट व्हेन एडिशनल फीस आर रिक्वायर्ड व्हिच पीरियड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 30 डे लिमिट। अच्छा, यदि पीआईओ बोल रहा है कि आपको एडिशनल फी देना है, क्या जो एडिशनल फी देना है बोले एक डेट में बोलेगा, और एक डेट में आप एडिशनल फी पेमेंट कर रहे हो, और उसमें जो टाइम टेकन आप लोगे क्या वो 30 डेज में इंक्लूड होगा? 30 डे लिमिट क्या है? जब आप आरटीआई का एप्लीकेशन रिसीव किया पब्लिक अथॉरिटी ने, वो उसका 30 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देगा, 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देगा, और मगर लाइफ और लिबर्टी रिलेटेड मैटर में 48 आवर्स के अंदर, है कि नहीं? मगर इसमें जो एडिशनल फी का बात बोल रहा है, यदि जिस डेट में आपको इंफॉर्म कर दिया गया, ठीक है, कि आपको एडिशनल फी देना है, और एक डेट में आप एडिशनल फी दे रहे हो, उसमें जो टाइम कंज्यूम आप किया वो टाइम 30 डे लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, पीरियड बिटवीन द इंटीमेशन ऑफ फीस एंड पेमेंट बाय एप्लीकेंट, ये 30 डे लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। और एक बताता हूं, कभी कभी क्वेश्चन आप पूछते हो कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास सपोज एप्लीकेशन जमा कर दिया गया, तो कितना दिन के अंदर हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा? असिस्टेंट, ये डायरेक्टली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास एप्लीकेशन नहीं पहुंचा, किसके पास पहुंचा? असिस्टेंट के पास। अच्छा, मैं बताया था असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऑफिसर के पास यदि एप्लीकेशन पहुंचता है, वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, ओनली ट्रांसफर कर देगा। किसके पास? पब्लिक इंफॉर्मेशन के पास ट्रांसफर कर देगा, और ये ट्रांसफर विद इन 5 डेज है, विद इन 5 डेज है, लिमिट है। और पीआईओ कितना दिन के अंदर जवाब देगा आरटीआई एप्लीकेंट को? 30 डेज के अंदर। ठीक है कि नहीं? तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि यदि एप्लीकेशन पहुंचता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, तब कितना दिन के अंदर आप इंफॉर्मेशन मिलेगा? 5 डेज ऐड कर दीजिए, 35 डेज। अच्छा, 35 डेज कैसे कैलकुलेट हुआ ना? एपीआईओ क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा पीआईओ को, उसका काम वही है, और विद इन 5 डेज। और पीआईओ कितना दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देगा? 30 डेज के अंदर। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 35 डेज। तो इसलिए क्वेश्चन जब पूछता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कितना दिन के अंदर जवाब देगा? 30 डेज, मगर एपीआईओ 35 डेज। एक्चुअली जवाब एपीआईओ नहीं देता है, यदि एप्लीकेशन एपीआईओ के पास पहुंचता है, वो एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देता है पीआईओ के पास, तो विद इन 5 डेज, वहां पर 5 डेज होता है। और पीआईओ कब इंफॉर्मेशन देगा एप्लीकेंट को? 30 डेज के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब पीआईओ के पास एप्लीकेशन पहुंचा, कितना दिन के अंदर एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन मिलेगा? 35 डेज। ठीक है, तो आज इतना ही है। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल को भी शेयर कीजिए, और लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोज। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।